तो आखिर इस पेपर लीक का अंत कब होगा, सवाल यही है। उत्तर प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य था जिसने इंटर हाई स्कूल की परीक्षा में नकल करने पर स्टूडेंट को जेल भेजने का कानून बनाया था। कल्याण सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तब यूपी के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। लेकिन नौकरी की परीक्षा में नकल और पेपर लीक को रोकने में यूपी भी कामयाब नहीं हो पाया, जबकि यूपी देश में एक बार फिर पहला ऐसा राज्य है जहां पेपर लीक को संगठित अपराध माना जाता है। नकल और पेपर लीक का रैकेट चलाने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गुनाह दर्ज होता है। यूपी में स्पेशल टास्क फोर्स पेपर लीक या एग्जाम में गलतियों को पकड़ने में काफी प्रसिद्ध है। इसके बावजूद यूपी में पिछले 10 साल में 12 से ज्यादा बार पेपर लीक हुए। यूपी में पेपर लीक की तहकीकात में हमारा एक भ्रम और टूटा। नकल या पेपर लीक रोकने के लिए जिस टेक्नोलॉजी से सबको सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, वो पेपर लीक, नकल, नकली परीक्षार्थी, इनके केस में सबसे कमजोर कड़ी साबित होती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये हैं उत्तर प्रदेश एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश। अब जो बात ये कहने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग तकनीक के दम पर पेपर लीक स्कैम में सुधार की सोच रहे थे, उनका भरोसा टूटने वाला है। इनफैक्ट ऑनलाइन एग्जाम्स इस समय मोस्ट इनसिक्योर हैं और उसमें उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने वाले सेंटर्स लगभग उन्हीं लोगों द्वारा खोले गए हैं जिनके द्वारा एग्ज़ाम में नकल कराई जाती है। और इस काम में अब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है। एक्टिव मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की चिप्स आती हैं जिसका इस्तेमाल अब उन कंप्यूटर्स में किया जाने लगा है जो एग्जामिनेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये AMT चिप्स का अदरवाइज इस्तेमाल ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां कंप्यूटर्स पर डायरेक्ट ह्यूमन एक्सेस संभव नहीं है, जैसे अगर न्यूक्लियर मेडिसिन में, या जहां बहुत हाई रेडिएशन है, जहां बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड है या बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इन चिप्स का इस्तेमाल उन कंप्यूटर में किया जा रहा है जो एग्जामिनेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनको दूर से नियंत्रित किया जा सकता है और इसका कोई ट्रेस भी नहीं मिलता, इसलिए और इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने पेपर लीक को संगठित अपराध माना। यूपी में पेपर लीक और नकल रैकेट के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की। नकल माफिया की कमर तोड़ने के लिए बुलडोजर से उनकी संपत्ति को तोड़ने की शुरुआत भी यूपी ने की। ऐसा करके वो नकल माफिया की आर्थिक जड़ भी खोद रहा है। यूपी में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में लखनऊ में बैठकर प्रदेश के हर परीक्षा कक्ष को देखने का इंतजाम भी कर लिया गया है। ये तो हमारे सामने आया कि हमारी व्यवस्थाएं इतनी मजबूत हैं, इतनी सुदृढ़ हैं कि कहीं कोई भी जरा सी भी हरकत करता है तो हमारे संज्ञान में आती है और हम उस पर कार्रवाई करते हैं। तो भविष्य में इस तरीके की चीजें ना हो इसके लिए विभाग ने कोई भविष्य में इस प्रकार की कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। सारी व्यवस्थाएं हमारी की गई हैं, हमारे अधिकारियों ने मिलकर सारी व्यवस्थाएं की हैं। केंद्र बिंदु लखनऊ बनाया गया है, यहाँ से बैठकर हम पूरे प्रदेश की समीक्षा कर सकते हैं कि कौन से विद्यालय में किस क्लास में किस प्रकार से बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। हम क्या CCTV का और बाकी भी जो बुकिंग है उन सब? जी CC कैमरे लगे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। जो हमारे परीक्षा के पेपर्स हैं वो इतनी व्यवस्थित तरीके से रखे गए हैं कि किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता कि कहीं कोई लीक हो। पूरी सारी व्यवस्था की गई है और कहीं किसी ने कोई हरकत करने की कोशिश की नकल के संबंध में तो उसके ऊपर रास्ता लगेगी, जो पहले भी लगी है। उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसका पर्चा लीक न हुआ हो। 2017 में दरोगा भर्ती परीक्षा निरस्त, 2018 में UPPCL की JEE परीक्षा निरस्त, 2018 में ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 14 विभागों की ग्रुप C परीक्षा रद्द, 2018 में
नलकूप ऑपरेटर परीक्षा रद्द। 2021 में यूपीएससी पेट और यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द। 2022 में यूपी बोर्ड का इंग्लिश का पर्चा लीक हुआ, दोबारा परीक्षा हुई। प्रदेश में नकल पर जेल भेजने वाली सरकार में वरिष्ठ नौकरशाह और बाद में केंद्र सरकार में शिक्षा सचिव रहे अनिल स्वरूप से हमने इस विषय पर बात की तो उन्होंने पेपर लीक को पुलिसिंग की कमी मानने से मना कर दिया। वो इसके लिए सिस्टम की कमी को जिम्मेदार बताते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के इशू है ही नहीं, उनको नाम इसमें खींचिए, पुलिस को मत खींचिए, ये व्यवस्था का प्रश्न है और वो व्यवस्था बना सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो बाद में आएगा, अगर आप कुछ करेंगे तो उसका कुछ रिएक्शन होगा, उसमें लॉ एंड ऑर्डर आएगा। लेकिन आप अगर पेपर लीक नहीं होने देंगे, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ही नहीं आएगी। आप देखिए, आधी तो लॉ एंड ऑर्डर इस बात पे होती है कि लोगों को संशय होता है कि लीक हो गया या एक्चुअल लीक हो गया, तब लॉ एंड ऑर्डर होता है ना। अगर लीक नहीं होगा तो लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा? सब संतुष्ट होंगे कि जो हो रहा है सही हो रहा है। यूपीएससी पे किसी ने उंगली नहीं उठाई आज तक। क्यों नहीं उठाई भाई? क्यों? क्योंकि व्यवस्था उन्होंने ऐसी बनाई। तो मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, यू पुट द राइट मैन ऑन द राइट जॉब, यू विल फाइंड रिजल्ट्स। इंडिया में रामचंद्र जी के टाइम से अयोध्या खड़ाऊ से थोड़ी ना चलिए, रामचंद्र जी से चलिए। आप सही रामचंद्र जी बैठाइए ना, वहां पर सही बैठा वो सही जगह व्यवस्था बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे। आप आदमी गड़बड़ बैठा देंगे ऊपर, उस सदस्य गड़बड़ बैठा देंगे तो लीक तो होगा ही भाई। रामराज का राजनीतिक दावा तो हो गया, लेकिन देश के परीक्षा सिस्टम में रामराज्य कब आएगा, ये बड़ा सवाल है। हर राज्य की तरह यूपी में भी 29 लाख युवा नौकरी के योग्य हैं। प्रदेश में करीब 13 लाख सरकारी पद हैं। कुल सरकारी नौकरी का 18% पद खाली पड़े हैं। इतने के बावजूद सरकार के बजट का 31% सरकारी कर्मचारियों के वेतन में जाता है। पिछले 5 साल में योगी सरकार ने 6,65,000 नौकरियां दी हैं। सबसे पहली समस्या है कि परीक्षा कराने वाले बोर्ड या कमीशन के अधिकारी इतने कॉम्पिटेंट या एक्सपीरियंस नहीं है कि वो बड़े स्केल पर परीक्षा करा सकें। इसके अलावा एक और समस्या आ रही है कि जो एजेंसीज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती हैं, प्राइवेट एजेंसीज या कंपनीज, इनमें भी इनकम्पिटेंस और करप्शन है और इनके द्वारा कई बार अपने काम को छोटी एजेंसीज को सबलेट कर दिया जाता है और उस सबलेटिंग में फिर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जिन एजेंसीज को ये सबलेट करते हैं उनके क्रेडेंशियल्स अच्छे नहीं होते। इसके अलावा जब इनअप्रोप्रिएट परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाता है, जो परीक्षा केंद्र इस लायक नहीं है या पहले से सबवर्टेड है या उसका मैनेजमेंट करप्ट रहा हो, तो पेपर लीकेजेस होने के बहुत चांस रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नौकरी परीक्षा में लीक को रोकने के लिए पालीवाल कमीशन भी बनाया था। उन्होंने बहुत वृहद रिपोर्ट दी है। लोग मानते हैं कि पालीवाल गाइडलाइंस को सही तरीके से पालन करें तो लीक के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। और अब आपको हम हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में पेपर लीक पर की गई अपनी जांच के रिजल्ट्स बताते हैं। एमपी के ग्वालियर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। 15-15 लाख रुपए में बिक रहा था। हिमाचल प्रदेश में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का पर्चा लीक हो गया। गुजरात में जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई। इन तीनों अपराधों में पेपर लीक का सबसे खतरनाक चेहरा सामने आता है। पेपर लीक एक संगठित अपराध है। इसको अंजाम देने वाला माफिया देश के कई राज्यों में फैला हुआ है और आपस में कनेक्टेड भी है। किसी खास परीक्षा का पर्चा आउट कराने की साजिश होती है, लेकिन किसी भी परीक्षा का पर्चा आउट करवाने की कोशिश ज्यादा होती है। आउट पर्चे को ज्यादा से ज्यादा में बेचने में इंटरस्टेट माफिया की मदद ली जाती है और ऐसा करने पर ही इसमें अरबों रुपए की कमाई होती है। जितनी ज्यादा बिक्री उतनी कमाई। गुजरात में कुछ दिन पहले ही जूनियर क्लर्क का पेपर लीक हुआ। गुजरात एटीएस ने जांच शुरू की तो पेपर लीक का रैकेट गुजरात, ओडिशा,
तेलंगाना, राजस्थान, बिहार से जुड़ा हुआ था। ये प्रदीप नायक नाम के आरोपी को पेपर मिल गया, तो उसको जानने में मिला कि ये लैंग्वेज को देख करके ये गुजराती भाषा का पेपर है, गुजरात के किसी एग्जाम का पेपर है। गुजरात में उसका नेटवर्क नहीं होने के बाद में उसने बिहार में जो कुछ प्रोफेशनल इस सेक्टर में काम करती है अंतर्राज्यीय जो गैंग है उसको कॉन्टेक्ट किया। इन गैंग के सदस्यों का जो गुजरात में एजुकेशनल कंसल्टेंट्स हैं, जो बहुत सारे छात्रों के कांटेक्ट में आते हैं, अलग अलग एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, बहुत सारे बच्चों के एडमिशन्स कराते हैं, इस तरह से वो बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके पेरेंट्स के साथ में कांटेक्ट में रहते हैं और ये लोग आसानी से किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं वो मुहैया करा पाते हैं। देखिए, जो हाल में हमने केस किया है इसमें अभी तक हमने 19 आरोपियों को पकड़ा है। अगर इन 19 आरोपियों पर गौर करें तो ये आरोपी उड़ीसा, बिहार, गुजरात के हैं और जो पेपर जिस जगह से लीक हुआ है वो हैदराबाद की एक प्रेस से हुआ है। तो ये इसी एक केस में 4 स्टेट्स के लिंक्स तो हमें सामान्य तौर पे दिखाई देते हैं। जिस तरह से इस केस की एमओ है, जिसमें पेपर जिस व्यक्ति ने लीक किया उसके बाद से जो स्टूडेंट्स की तलाश में जब निकला तो उसके बाद प्रोफेशनल बिहार के जो लड़के थे उनको कॉन्टेक्ट गुजरात के एजुकेशनल कंसल्टेंट्स थे जो कि आसानी से स्टूडेंट्स प्रोवाइड करवा सकते थे। तो प्राथमिक तौर पे जब इनकी हम एमओ देखते हैं तो ये काफ़ी संगठित काम लगता है। अंतर्राज्यीय जो गैंग है वो इसमें ऑपरेट करती है। कई बार ये लोग जब पेपर आउट कराने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये सिर्फ किसी स्टेट को टारगेट नहीं कर रहे होते, प्रेस को टारगेट कर रहे होते हैं। वहाँ से जिस भी दूसरे एग्जाम्स का, दूसरे स्टेट्स का अगर उनको पेपर मिल जाता है तो उस वहीं पे वो अपना भाग्य आजमाने निकल जाते हैं। गुजरात की जांच में हमें पता चला कि प्रिंटिंग प्रेस में परीक्षा का पेपर बहुत से लोगों की पहुंच और नजर में रहता है। वहां से लीक होने के बाद कोचिंग सेंटर और दाखिले का बिजनेस करने वाली कंपनियों की मदद से ग्राहक खोजे जाते हैं। मुनाफा बढ़ाने के लिए पेपर को ज्यादा से ज्यादा राज्यों में बेचने की कोशिश होती है। पेपर लीक नेटवर्क एक राज्य से दूसरे राज्य में जुड़ा रहता है। पेपर लीक होना एक ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा है। इसमें सेंटर से लेके और जहाँ पेपर बना है और अलग अलग एंगल्स पे हो सकती है। ये एक माफिया है और इसमें अलग अलग जगह पे जो है इस माफिया की पकड़ हो सकती है। तो वो केस टू केस बेसिस पे अलग अलग रहता है, डिफर करता है। किसी केस में कोई किसी पॉइंट से लीकेज हुआ है, किसी केस में किसी पॉइंट से लीकेज हुआ है, या फिर कुछ लोग डमी कैंडिडेट के रूप में भी कई बार बैठते हैं अंदर से, फिर वो डमी कैंडिडेट के रूप में उनको पकड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश में जूनियर क्लर्क की भर्ती थी। 319 पदों के लिए 476 परीक्षा केंद्र में 1,03,344 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पेपर लीक हो गया। परीक्षा कराने वाले आयोग के गोपनीय विभाग की महिला क्लर्क और उसका बेटा आरोपी है। लेकिन इससे पहले हिमाचल में दशकों से पेपर लीक का इतिहास है। पेपर लीक की जांच से जुड़े लोग व्यक्तिगत बेईमानी और सिस्टम की कमी को पेपर लीक की बड़ी वजह मानते हैं। लेकिन इसमें लगातार काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कार्य में इतना ज़्यादा प्रॉफिट है कि अपराधी इस कार्य को प्रेफर करता है और जिन लोगों की आदत लग गई है वो लगातार इस कार्य को करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लॉज हैं वो इस मामले में इतने मजबूत नहीं हैं कि अपराधी को बहुत ज़्यादा दिन जेल में रखा जाए। कोर्ट्स भी इसको नकल की तरह या ट्रीट करती हैं, तो अपराधियों की बेल आसानी से हो जाती है और अभ्यस्त अपराधी वापस इसको दोबारा करने की कोशिश करते हैं। माफिया हर जगह होता है। माफिया कहाँ होता है? जहां डिमांड सप्लाई में मिसमैच होता है। जहां सप्लाई ज्यादा वहां माफिया नहीं आएगी, जहां डिमांड ज्यादा होगी माफिया आएगी। इसलिए आपको एक व्यवस्था बनानी है। इट्स ए कैट एंड माउस गेम। थाने इसके लिए निर्धारित की गई है, उसके अध्यक्ष या सदस्य हैं, वो किस आधार पर निर्धारित किए गए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम सही व्यक्ति को सही जगह पर नहीं बैठा लेंगे तो वो दबाव में आएगा, और सही व्यक्ति को बैठा लेंगे तो वो दबाव में नहीं आएगा और वो व्यवस्था बनाएगा। जैसा मैंने पहले कहा कि पहले शायद ये कठिन था ऐसी व्यवस्था बनाना, आज की तारीख में व्यवस्था बनाना आसान है। राष्ट्रीय स्तर पर कई स्टेट्स में तो सीबीआई में जाना चाहिए, और केवल अपने स्टेट का है मामला है तो स्टेट सीआईडी या स्टेट एटीएस ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नर्सिंग परीक्षा का पेपर लीक हुआ। छात्र परेशान थे, लेकिन भर्ती निकालने वाला विभाग नेशनल हेल्थ मिशन बिना चिंता के बैठा है। उसके अधिकारी एग्जाम का ठेका लेने वाली कंपनी से बात करने को कह रहे हैं। ये परीक्षा जो है सैम्स के द्वारा, जो एक आउटसोर्स एजेंसी है, उनके द्वारा निरस्त की गई है। उनके द्वारा आयोजित परीक्षा है, उनके द्वारा निरस्त की गई है। और इस पे आगामी जितना भी इंफॉर्मेशन है वो एजेंसी ही आप लोगों को प्रेस ब्रीफ के माध्यम से सूचित करेगी। सेटिंग से लेके रोल नंबर देने का और केंद्र निर्धारण का सभी कुछ एजेंसी करती है, इसलिए एजेंसी जो है वो आपको डिटेल्ड प्रेस ब्रीफ देगी। भर्ती करने वाले विभाग और परीक्षा लेने वाली कंपनी के बीच तालमेल की कमी है। पेपर लीक की समस्या के सुधार से जुड़े लोग विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी को पेपर लीक की बड़ी वजह मानते हैं। पुलिस का, यहाँ के जो एजेंसीज हैं जो परीक्षाएं कराती है, उनके साथ समन्वय होना जरूरी है। अब लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ में समन्वय होना जरूरी है। वो मीटिंग्स होती हैं, परंतु डे टू डे बेसिस के ऊपर रेगुलरली कोई नया तरीका जो इन्होंने ईजाद कर लिया है या नई टेक्नोलॉजी आई है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग का जो होना जरूरी है, तो ये समन्वय और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है यदि इस समस्या से हमें निजात पाना है। जम्मू कश्मीर में फाइनेंस विभाग में जूनियर क्लर्क भर्ती में पेपर लीक हो गया। सीबीआई ने 37 ठिकानों पर छापे मारे। इसके तार कई विभाग में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े थे। हरियाणा में पेपर लीक रोकने के लिए एग्जाम के हर पर्चे पर QR कोड लगा दिया गया। जैसे ही कोई पेपर की फोटो खींचेगा, फौरन सरकार को मैसेज चला जाएगा। पारदर्शिता टेक्नोलॉजी के साथ तो आती ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी एक लिमिटेशन है। इसका प्रयोग करने वाले जो लोग हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, वो कितने ईमानदार हैं। तो बेसिक शुरुआत तो वहाँ पे होनी चाहिए कि जिनको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं, जिनके ऊपर इस बात का दायित्व है कि वो सही व्यक्ति का चयन करें, वो खुद भी निष्ठावान हो, ईमानदार हो। पेपर लीक के अखिल भारतीय विस्तार को देखते हुए ये भी सिफारिश की जा रही है, पेपर लीक को पूरे देश में संगठित अपराध माना जाए, पेपर लीक को अलग गुनाह के तौर पर दर्ज किया जाए। इसके लिए केंद्रीय कानून बने। पेपर लीक कहीं भी हो, जांच केंद्रीय एजेंसी करे। पेपर लीक माफिया की संपत्ति जब्त हो। नौकरी की परीक्षा लेने वाले आयोग में काबिल और निष्पक्ष नियुक्तियां की जाएं। फुल प्रूफ तकनीक का इस्तेमाल हो। नौकरियों का केंद्रीय कैलेंडर बने। यूपीएससी की तरह सभी राज्यों की नौकरी का चयन एक एजेंसी करे। इसके अलावा सरकार को शिक्षा का मतलब नौकरी समझने वाली सामाजिक सोच को मिटाने, रोजगार के लिए कौशल का विकास करने पर जोर देना चाहिए। आपने अलग अलग राज्यों में क्या हालात हैं, कौन सी परीक्षाएं आउट होती हैं, क्यों आउट होती हैं, कानून क्या कहता है, ये सारी डिटेल्स तो जान ली, लेकिन फिर भी ये समस्या बरकरार क्यों है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एपी सिंह साहब, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर हैं। सिंह साहब, आपका बहुत स्वागत है। अभी हम रिपोर्ट में दिखा रहे थे, जहां जाएं वहां पर मांग करता है, पॉलिटिकली जो विपक्ष होता है वो डिमांड करता है सीबीआई जांच कराओ। स्टूडेंट्स मांग करते हैं कोई पेपर आउट हो जाता है, केवल सीबीआई जांच कराओ। पहली बात तो सीबीआई कितनी जांच करेगी, और सीबीआई जांच कर भी ले तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगला पेपर आउट नहीं होगा। नहीं, एक तो पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम करती है, अभी तक कभी कोई शिकायत नहीं हुआ है कि पेपर लीक हुआ है। तो मैं तो बोलूँगा कि जो भी यूपीएससी का सिस्टम है वो बाकी राज्य भी फॉलो करें और इंश्योर करें कि ये लीकेजेस नहीं हुए। जब यूपीएससी में नहीं हो रही है तो बाकी जगह क्यों होनी चाहिए, एक तो ये था। दूसरा कि जो भी, ये तो ऑलमोस्ट माफिया टाइप का एक हो गया है कि सब जगह लीक्स हो रही हैं। इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस इन्वॉल्व हैं, और टीचर्स भी हो सकते हैं इन्वॉल्व हों। तो इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन एक सेंट्रल एजेंसी को करनी चाहिए जो सीबीआई है। सीबीआई, आप ठीक बोले कि सीबीआई कितना कर सकती है, पर एटलीस्ट जो मेन एसएससी के और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जहाँ लीकेजेस होती है, जिसमें बहुत
गवर्नमेंट जॉब्स इन्वॉल्व हैं और बहुत लोगों को लॉस होता है कि मतलब, और लॉस ऑफ फेथ भी होता है गवर्नमेंट में कि साहब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद ये पेपर्स लीक हो जाते हैं, चीटिंग होती है, गलत लोग रिक्रूट हो जाते हैं। इसलिए सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है जो इसको ठीक से कर सकती है। पर सीबीआई का प्रॉब्लम ये है कि इसकी कंसेंट सब जगह है नहीं। हर स्टेट गवर्नमेंट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने का कंसेंट नहीं दिया है। तो ये कि यूनिफॉर्मली इसकी इन्वेस्टिगेशन होए, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं ऑर्डर कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि साहब अलग अलग स्टेट में जो भी ये हो रहे हैं, ये फ्रॉड जो हो रहा है, चीटिंग हो रही है, तो ये एक एजेंसी करे तो ओनली सुप्रीम कोर्ट इसको ऑर्डर कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। और उससे क्या होएगा कि आपको अलग अलग स्टेट्स में किस टाइप का मोडस ऑपरेंडाई है, ये लोग कैसे लीक करते हैं, कहाँ से लीक्स हो रही हैं, तो ये सब पता चल जाएगा और फिर एक कंसोलिडेटेड आपको प्रिवेंटिव मेजर्स आप बना सकते हैं कि साहब ये हमको रोकने के लिए ये करना है। और दूसरा जो सही बात बोला कि इसकी पनिशमेंट एनहांस होनी चाहिए। अभी तो ये चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मैटर है। चीटिंग में शायद 7 साल की सजा है और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में तो 3 साल की सजा होती है मैक्सिमम। तो इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है कि इन केसेस में एनहांस पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि लोग फिर डर जाएं कि ये करने से। सर आपने 3-4 बड़ी अहम बातें कही। आपने कहा कि यूपीएससी का एग्जाम क्यों नहीं लीक होता, उसका पेपर क्यों नहीं लीक होता, तो जो वहां प्रोसेस है वो अपनाई जाए बाकी एग्जाम में। सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए जहां भी ये पेपर आउट हो। और तीसरा आपने कहा इसकी सजा जो है वो इतनी सख्त होनी चाहिए कि एक बार कोई दोषी को सजा हुई तो दूसरे के लिए वो एक नजीर बने, एक डेटरेंट बने। स्टूडियो में हमारे साथ अनुपम जी हैं। अनुपम जी ने एक संस्था बनाई, इसका नाम है युवा हल्ला बोल, उसके अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं आपको ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनानी पड़ी, क्या नौबत आई? जी सौरभ जी, मुझे लगता है कि हमें ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा और हमारा काम चल रहा है पिछले कुछ सालों से। ये सबसे बड़ा एक मायने में पैमाना है कि ये मामला कितना गंभीर है और पूरी जो राजनीतिक सत्ता है इस वक्त हमारे देश में, सत्ता विपक्ष पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इतने सीरियस इशू को शायद सफिशिएंटली एड्रेस नहीं कर रहा है। तभी हम जैसे लोग जो ज़ीरो से और स्क्रैच से शुरू करते हैं वो देश भर में इतने सारे अभ्यर्थियों के ग्रीवेंसेस को, इश्यूज़ को, कैंपेन्स को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत वेल रिसर्च्ड प्रोग्राम किया है। एक तो जनरली इस इशू पे बात नहीं होती है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, होती भी है तो बहुत सतही बात होती है। आपने बहुत डिटेल में जाके बहुत तरीके से इस पे बात की है, इसके लिए तो आपको, आपके चैनल को बधाई हो। दूसरी बात देखिए कि ये जो पूरा पेपर लीक का मसला है ना, ये आपको, हमको और हमारे पास जो सूचियां हैं अलग अलग राज्यों में, ये एक राज्य की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। किसी भी पार्टी की सत्ता हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, गैर भाजपा, गैर कांग्रेस की हो, सब जगह ऐसा हो रहा है हमारे देश में। हमारे पास जो लिस्ट है ये तो वो है ना जिस पेपर लीक के बारे में आपको, हमको जानकारी मिली, और ये हमको तो मानना चाहिए, आप भी मानेंगे कि अगर 10 परीक्षाओं में पेपर लीक होता होगा तो 2-3-4 ही हमको पता चल रहा होगा। अगर सबके सब पता चलने लग जाए तो उतने में ही पेपर लीक बंद हो जाएगा, ये तो मानेंगे ना? ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमें जानकारी है, इट इज जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। आप ये कहना चाहते हैं कि जो और परीक्षाएं हो रही हैं जिनके ऊपर सवाल नहीं उठता, जिनमें भर्तियां हो जाती हैं, वो भी सब चोरी से भर्तियां हो रही हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि जितनी हमारे पास जानकारी है, अगर ये देश में हो रही सारी पेपर लीक की जानकारी ही होती है सारी, तो इतने भर से पेपर लीक बंद हो जाता। चलिए ठीक है। हर बार पेपर लीक हो, हर बार आपको हमको पता चल जाए तो फिर पेपर लीक होना बंद नहीं हो जाएगा क्या? अब दूसरी बात ये देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी इस इशू को हम लोग समझते नहीं है कि ये कितना ज्यादा नौजवानों में, युवकों में, युवतियों में डिप्रेशन पैदा कर रहा है। आप आंकड़ों को देखिए, सिर्फ बेरोजगारी के आंकड़ों को नहीं, एनएसएसओ, सीएमआई की बात नहीं कर रहा हूँ, एनसीआरबी के सुसाइड डेटा को देखिए, क्या हालत है। हम कहते हैं भारत युवाओं का देश है और युवाओं का भविष्य अंधकार में है। एक तो देखिए पद कम है, ओवरऑल बेरोजगारी की हालत बहुत खराब है, उसके डिटेल में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। 93-94% तो असंगठित क्षेत्र में है, वहां पे भी हालत खराब है। प्राइवेट सेक्टर में भी ले ऑफ्स हो रहे हैं। हो ये रहा है कि पूरा प्रेशर जो है इकोनॉमी का वो सरकारी नौकरियों पे आके पड़ रहा है। कल तक जो बीटेक की पढ़ाई करके
किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने को तैयार हो रहा था, वो आज रेलवे के ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा है। इस तरह की कहानियां भी आती हैं। तभी तो आप देखिए 2019 से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रेलवे की 2 भर्तियां निकली थी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और ग्रुप डी के लिए लगभग 1,35,000 पदों के लिए 2,42,00,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। अब तक भर्ती पूरी नहीं हुई। आप सोचिए क्या हालत हो रही होगी। हर भर्ती हमारे देश में लगभग 5 वर्षीय योजना बन गई है। और ये दर्द वो लोग नहीं समझेंगे जो जाति धर्म पार्टियों में बटे हुए हैं। ये दर्द कौन समझेगा? दर्द वो माँ बाप समझेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। मैं केवल अनुपम ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आप ये जो विषय है और आप जितनी बातें आपने छेड़ी हैं बहुत सीरियस इश्यूज हैं, लेकिन शायद हमारा दायरा उतना आज प्रोग्राम का बड़ा नहीं है, तो हम केवल इस नजरिए से बात कर रहे हैं कि ये पेपर लीक क्यों हो रहा है। और आपने बताया कि इससे नौजवान डिप्रेशन में जा रहा है। उस पर आता हूं, पेपर लीक क्यों हो रहा है। देखिए है क्या कि जब पेपर लीक एक बार हो जाए और उसकी जब जांच शुरू होती है, कई बार तो ये होता है कि बहुत जब शोर शराबा हंगामा हो, आंदोलन हो जाए, हम जैसे लोग प्रदर्शन करने लग जाए, तब जाके सरकार उन भर्तियों को रद्द करती है। कई बार ऐसी भर्तियां रद्द भी नहीं होती है। कई राज्यों में भर्ती रद्द होती है तो फर्स्ट लेयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी कहाँ जाके रुकता है, आप ये देखिए। उन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसने पेपर खरीदा, उन सॉल्वर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो कुछ पैसे लेकर किसी के बदले परीक्षा दे रहा होता है। ये आपने दिखाया अभी कि ऑनलाइन परीक्षा भी बहुत सिक्योर नहीं है। रिमोट एक्सेस से स्क्रीन शेयर कर लिया जाता है कहीं पे, वहां पे लोग बैठ जाते हैं। इसने पर्चा खरीदा वो पकड़ा गया, इसने पर्चा सॉल्व किया वो पकड़ा गया। और राज्य सरकारें आपको बता देंगे कि हमने इतनी गिरफ्तारी की, हमने इतनी गिरफ्तारी की। आपने किसको गिरफ्तार किया? आपने उसको गिरफ्तार किया जो मजबूर हो गया है कि उसको नौकरी चाहिए तो उसको 15 लाख में पेपर खरीदना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी आप गिरफ्तार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको गिरफ्तार करने भर से मामला क्लोज नहीं होगा। जब ज्यादा दबाव बनता है, प्रदर्शन आंदोलन ज्यादा हो जाए, सरकारों पे ज्यादा प्रेशर बन जाए, तब क्या होता है, एक स्टेप आगे बढ़ता है मामला। और आप देखिए, आपको ध्यान में आएगा कई भर्तियों के जांच में अंत में यह बताया जाता है कि किसी विभाग के 2-3 सरकारी कर्मचारी थे चतुर्थ श्रेणी के, जो पूरे मामले का सरगना थे, और फाइल वहां पे जाके क्लोज हो जाती है और मामले को रफा दफा कर दिया। कोई क्लरिकल स्टाफ का आदमी होगा या कोई बिल्कुल कोई निरीह, इसके पास कमरे की चाबी थी। हाँ, जो हो सकता है उस पूरे नेक्सस में शामिल रहा होगा, लेकिन वहां पे उनकी अंतिम जवाबदेही नहीं है। जांच जब और आगे बढ़े, ये मैं 3 लेयर्स पे है मैं बता रहा हूं, अभी तो ये पहला लेयर ही है। दूसरे लेयर पे उन दलालों तक कुछ जांच पहुंच पाता है जो एक्चुअली इन चतुर्थ श्रेणी के निरीह कर्मचारियों से थोड़े ज्यादा पावरफुल है, जो पूरा रेगुलेट कर रहे होते हैं नेक्सस को। और ये वो लोग हैं जिनको शह प्राप्त होता है सत्ता में बैठे लोगों का। एक मैं अंतिम बात कह रहा हूं, आपकी पूरी रिपोर्ट में और कई अधिकारियों की बात में, मैं कईयों को जानता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं उन सबका। ये देखिए, सिस्टम को दोष देना, अधिकारी खराब आ गया, ये आ गया, ऐसा तो होता नहीं है। जो आईएएस के लिए पोजीशन है उस पर आईएएस ही बैठता है और सरकार सोच समझ के ही बैठाती होगी। मेरा ये, और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कानून पर्याप्त नहीं है। ठीक है, पेपर लीक विरोधी कानून भी है। अभी उत्तराखंड की सरकार ने कुछ किया, राजस्थान की सरकार ने एक एसटीएफ की कल घोषणा की है, उत्तर प्रदेश में भी कई उसके बावजूद हो रहा है। उसके बावजूद क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगा तब तक ये सारे आपकी बात में सिंह साहब के पास ले जाता हूं। हमारे साथ फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर हैं एपी सिंह साहब। सर, अभी आप जिन युवा को सुन रहे थे, इन्होंने ऐसे ही स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। इनका कहना है कि ऐसे लोग ही नहीं मिलते जो इनकी आवाज पहुंचा सके, तो इन्होंने ये काम करना शुरू किया। अब इनका सवाल ये है कि सिस्टम को दोष देते देते तो हम यहां पहुंच गए, 75 साल हो गए, अब तो कार्रवाई होनी चाहिए। और यहीं पर मौजूद एक स्टूडेंट ने यह सवाल उठाया था कि आप दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, आप करोड़ों लोगों को वोटिंग का अधिकार देते हैं, देश में लोकसभा के चुनाव करा लेते हैं, एक भर्ती का एग्जाम नहीं करा सकते? नहीं, तो मैं इसी के लिए मैं समझ रहा हूं कि क्या समस्या है। इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने लोग पढ़ाई कर रहे हैं और वो चीट फील करते हैं कि वो चीटेड हैं जब ये लीक्स होती हैं या कोई पैसे लेके भर्ती हो जाता है। तो ये तो बहुत ही दुखद बात है और इस कंट्री के लिए तो इससे खराब क्या हो सकता है। इसलिए मैं आपको वही सजेशन दे रहा था कि ये सेंट्रली एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सभी केसेस की, एक सेंट्रल एजेंसी करे। ये नहीं कि हर स्टेट अपना अलग अलग इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई माफिया भी इन्वॉल्व हो सकती है। मैं इतना इसमें मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, पर जो हम लोग अखबार में पढ़ते हैं तो जरूर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी करते होंगे, क्योंकि इनको जरूरी है कि जितने इनके लोग बहाल हुए गवर्नमेंट में, उतने ही इनको और
स्टूडेंट्स मिलते हैं और उतना ही वो पैसा लेते हैं। तो जरूर इसमें माफिया भी इन्वॉल्व होगी और अलग अब हर स्टेट अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो वो नेसेसरी नहीं है कि वो एक कॉमन उसमें पहुंच जाए जी। तो एक सेंट्रल एजेंसी इसको करे, इसको वॉर फुटिंग में ले, तो जरूर सही लोग भी पकड़े जाएंगे और प्रिवेंटिव मेजर्स भी बन जाएंगे। क्योंकि जब एक एजेंसी करती है तो वो ये भी नुक्से निकालती है कि कहाँ से वीक ये लीक्स होती हैं। जैसे प्रिंटिंग प्रेस से हो सकती है, जो एग्जामिनर जिसके पास ये पेपर्स आते हैं उससे हो सकती है। तो बहुत जगह हैं जहां लीक्स हो सकती है, उनको प्लग कैसे करना है वो भी वो सजेशंस दे सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज आपने जो सुझाव दिए और कई मेहमान आए, उन्होंने तरीका बताया कि कैसे इस पूरी धांधली को रोका जाए, तो ये उन लोगों तक पहुंच रही होगी जिनका काम है ये सब गलत हरकतों को रोकना। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।